आज हम इतिहास की एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कोई एक मोटी किताब नहीं है, बल्कि कुछ बिखरे सुराग हैं। जैसे कि? पत्थरों पर खुदे कुछ पैगाम, जमीन से निकले कुछ पुराने सिक्के और तांबे की चादरों पर लिखे कुछ दस्तावेज। और इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम आज उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। पाटलिपुत्र के विशाल साम्राज्य में बैठे सम्राट अशोक की नजर आखिर हिमालय की इन पहाड़ियों पर क्यों थी? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं कि चाबी है। अक्सर हम पहाड़ों को एक अलग थलग दुनिया मान लेते हैं, हाँ, ये तो है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये पहाड़ हमेशा से मैदानी इलाकों की धड़कनों से जुड़े रहे हैं। तो आज के इस सफर में हम इन्हीं शिलालेखों, सिक्कों और ताम्रपत्रों के जरिए उत्तराखंड के पहले बड़े राजवंशों की दुनिया में उतरेंगे। कुणिंद, नाग और कत्यूरी। और हमारा मकसद सिर्फ राजाओं के नाम जानना नहीं है, नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये पहाड़ी साम्राज्य प्राचीन भारत की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते थे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ठोस सबूत से शुरू करते हैं। देहरादून के पास कालसी में एक चट्टान पर कुछ लिखा है, और ये कोई 100-200 साल नहीं। 2200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। सोचिए, ईसा पूर्व 257 में अशोक ने यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर यह निशान लगवाया था। एक तरह का बॉर्डर मार्कर। या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक तरह का बिलबोर्ड था ये। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जो उस जमाने में पूरे उपमहाद्वीप की संपर्क भाषा थी। लेकिन इसकी असली खासियत इसके संदेश में है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि अशोक के शिलालेखों में अक्सर धम्म मतलब नैतिक आचरण की बातें होती हैं, लेकिन इस वाले में ऐसा क्या है जो इसे उत्तराखंड के लिए इतना अहम बना देता है? इसमें अशोक एक बहुत ही अनोखी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य में, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी इंसानों और जानवरों, जी हाँ, दोनों के लिए चिकित्सा यानी अस्पतालों का इंतजाम कर दिया है। ये सिर्फ एक राजा का फरमान नहीं है, ये उस दौर की सोच से बहुत आगे की बात है। एक मिनट, मतलब एक सम्राट हजारों किलोमीटर दूर से एक पहाड़ी सरहद पर जानवरों के लिए अस्पताल खोलने की बात कर रहा है? बिल्कुल। ये तो आज भी एक बड़ी बात है। इससे तो यही लगता है कि ये इलाका मौर्य साम्राज्य के लिए सिर्फ एक अनजान सीमा नहीं था, बल्कि उनकी व्यवस्था का एक हिस्सा था। आपने सही पकड़ा। ये दिखाता है कि मौर्य प्रशासन की पहुंच कितनी गहरी थी। लेकिन साम्राज्य हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अशोक के बाद जब मौर्य शक्ति कमजोर पड़ी, तो इस पहाड़ी इलाके में एक स्थानीय ताकत ने सिर उठाया। और यहीं से कुनिंदों की कहानी शुरू होती है। जी।
इसमें अशोक एक बहुत ही अनोखी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी इंसानों और जानवरों जी हाँ, दोनों के लिए चिकित्सा यानी अस्पतालों का इंतजाम कर दिया है। ये सिर्फ एक राजा का फरमान नहीं है, ये उस दौर की सोच से बहुत आगे की बात है। एक मिनट, मतलब एक सम्राट हजारों किलोमीटर दूर से एक पहाड़ी सरहद पर जानवरों के लिए अस्पताल खोलने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ये तो आज भी एक बड़ी बात है। इससे तो यही लगता है कि ये इलाका मौर्य साम्राज्य के लिए सिर्फ एक अनजान सीमा नहीं था, बल्कि उनकी व्यवस्था का एक हिस्सा था। आपने सही पकड़ा। ये दिखाता है कि मौर्य प्रशासन की पहुंच कितनी गहरी थी। लेकिन साम्राज्य हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अशोक के बाद जब मौर्य शक्ति कमजोर पड़ी तो इस पहाड़ी इलाके में एक स्थानीय ताकत ने सिर उठाया। और यहीं से कुनिंदों की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, कुनिंद, जिन्हें उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति भी कहा जाता है। लेकिन इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? क्या इन्होंने भी अशोक की तरह पत्थर खुदवाए? इन्होंने पत्थर तो नहीं खुदवाए, लेकिन अपनी एक बहुत कीमती निशानी छोड़ी है। क्या? इनके सिक्के। ये सिक्के 3 अलग-अलग स्टाइल में मिलते हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है अमोघभूति प्रकार के सिक्के। अमोघभूति को कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। सिक्के तो ठीक हैं, पर एक छोटे से सिक्के से हम एक पूरे साम्राज्य के बारे में क्या जान सकते हैं? बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि ये सिक्के कहाँ-कहाँ मिले हैं। अमोघभूति के चांदी और तांबे के सिक्के सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, अच्छा, बल्कि पश्चिम में व्यास नदी से लेकर दक्षिण में सहारनपुर और लुधियाना तक मिले हैं। अरे वाह, ये तो उनके प्रभाव क्षेत्र का पूरा नक्शा ही हो गया। बिल्कुल। और दूसरी और सबसे दिलचस्प बात है इन सिक्कों पर लिखी इबारत। उसमें क्या खास है? इन पर 2 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है, ब्राह्मी और खरोष्ठी। 2 लिपियां एक ही सिक्के पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुनिंद सिर्फ स्थानीय राजा नहीं थे। हाँ, वे एक ऐसे चौराहे पर बैठे थे जहां गांधार और मध्य एशिया, जहां खरोष्टी चलती थी, और गंगा के मैदान, जहां ब्राह्मी प्रमुख थी, उनकी दुनियाएं मिलती थीं। वे तो एक तरह के गेटकीपर रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे सिर्फ शासक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और व्यापारिक पुल थे। उनके सिक्के इस बात का सबूत है कि उनका व्यापार दोनों तरफ होता था। और सिक्के पर जो चित्र हैं, एक तरफ देवी और हिरण का चित्र उनकी अपनी धार्मिक मान्यताओं को दिखाता है, तो वहीं 2 लिपियों का होना उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गवाही देता है। तो ये ताकतवर स्थानीय साम्राज्य जो 2 दुनियाओं को जोड़ रहा था, इसका क्या हुआ? इतिहास में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सही कहा। अमोघभूति की मृत्यु के बाद कुनिंद शक्ति कमजोर पड़ गई और मैदानी इलाकों से एक नई विदेशी शक्ति ने दस्तक दी, शक। जी, शकों ने कुनिंदों के मैदानी इलाकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन हम कैसे मान लें कि शक यहाँ तक आए थे? क्या इसका भी कोई पुराना सबूत है, या ये सिर्फ एक अंदाजा है? इसका एक बहुत ही ठोस और दिलचस्प सांस्कृतिक सबूत है। कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य मंदिरों और सूर्य की मूर्तियों का मिलना। अच्छा, सूर्य मंदिर। हाँ, अल्मोड़ा के पास कटारमल का सूर्य मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सूर्य पूजा को बड़े पैमाने पर स्थापित करने का श्रेय शकों को ही दिया जाता है। तो कटारमल का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, वो इस इलाके में एक नए सांस्कृतिक प्रभाव के आने का प्रतीक है। तो कुनिंदों के पतन के बाद मैदानी इलाकों से शकों का प्रभाव आया। क्या ये बाहरी प्रभाव का दौर जारी रहा, या फिर किसी स्थानीय शक्ति ने दोबारा कमान संभाली? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद एक स्थानीय वंश, नागवंश, ने सत्ता संभाली। नागवंश, ये नाम ही अपने आप में काफी रहस्यमयी लगता है ना? इनके बारे में हमें जानकारी गोपेश्वर के एक शिव मंदिर में लगे त्रिशूल लेख से मिलती है। त्रिशूल पर लिखा हुआ लेख? जी। इस त्रिशूल लेख से हमें उनके 4 राजाओं के नाम पता चलते हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। लेकिन नाम से ज्यादा दिलचस्प है नाग शब्द। हो सकता है कि उनका संबंध हिमालय की प्राचीन नाग पूजा परंपरा से रहा हो, तो ये शकों के विदेशी शासन के बाद एक तरह की स्थानीय सांस्कृतिक वापसी का संकेत हो सकता है। और इस त्रिशूल लेख से गणपति नाग के बारे में क्या पता चलता है? लेख बताता है कि गणपति नाग इस वंश के सबसे ताकतवर राजा थे और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कार्तिकेयपुर में बनाई थी। कार्तिकेयपुर? जी, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही जगह आगे चलकर उत्तराखंड के सबसे शानदार साम्राज्य का केंद्र बनने वाली थी। तो नागों ने अनजाने में ही एक स्वर्ण युग की नींव डाल दी थी। तो हमने देखा कि कैसे स्थानीय और बाहरी ताकतें एक दूसरे पर हावी हो रही थीं। लेकिन 7वीं सदी में उत्तर भारत के मैदानों में
एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हुआ, हर्षवर्धन। बिल्कुल जब मैदानों में इतना बड़ा सम्राट हो तो क्या ये पहाड़ी इलाके अपनी आजादी बचा पाए? नहीं। जब कोई इतनी बड़ी शक्ति उभरती है तो उसका असर पहाड़ों तक पहुंचना लाजमी है। उस समय के प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस इलाके को ब्रह्मपुर राज्य कहा है। और क्या लिखा है? साफ लिखा है कि यह हर्ष के साम्राज्य का ही हिस्सा था। लेकिन इतिहास का पहिया फिर घूमा। हर्ष की मृत्यु के बाद? ठीक, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक राजनीतिक खालीपन आ गया। कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बची। इसका नतीजा ये हुआ कि यह पहाड़ी इलाका भी छोटे छोटे सरदारों और गणपतियों में बंट गया। हर घाटी का अपना राजा, हर पहाड़ी का अपना सरदार। बिल्कुल। इसी दौर को इतिहासकार अराजकता का युग कहते हैं। अराजकता का युग सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। इसका मतलब क्या ये था कि हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, व्यापार, यात्रा सब ठप हो गया था? काफी हद तक यही मतलब है। जब कोई एक बड़ी शक्ति नहीं होती तो छोटे छोटे सरदार सिर उठाते हैं, व्यापार के रास्ते असुरक्षित हो जाते हैं। ये एक ऐसी उथल पुथल थी जिसमें आम लोगों का जीवन सबसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी ही उथल पुथल और अराजकता के बीच से एक नई एकीकृत करने वाली शक्ति का उदय होता है। और वो थे कत्यूरी, जिन्होंने इस बिखराव को समेटकर एक साम्राज्य बनाया। बिल्कुल। लगभग 700 ईस्वी में इसी अराजकता को समाप्त करके कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई, जिन्हें हम कत्यूरी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने लगभग 300 साल तक शासन किया। जी, जिसे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इनकी पहली राजधानी जोशीमठ के पास वही कार्तिकेयपुर थी जिसकी नींव नागों ने रखी थी। अच्छा। बाद में वे बागेश्वर के पास कत्यूर घाटी में चले गए और इसी वजह से कत्यूरी कहलाए। किसी भी वंश की शुरुआत हमेशा दिलचस्प होती है। इनका पहला राजा कौन था? बागेश्वर से मिले एक लेख के मुताबिक इस वंश के संस्थापक का नाम वसंतदेव था और उन्होंने सिर्फ राजा या महाराजा की उपाधि नहीं ली। तो फिर क्या? उन्होंने उपाधि धारण की परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। एक मिनट, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये तो बहुत भारी भरकम और महत्वाकांक्षी उपाधि है। क्या ये सिर्फ दिखावा नहीं था? कई बार छोटे राजा भी खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसे नाम रख लेते थे। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि वसंतदेव सच में इतने शक्तिशाली थे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन सबूत बताते हैं कि ये सिर्फ खोखला दावा नहीं था। उसी लेख से हमें पता चलता है कि वसंतदेव ने बागेश्वर के एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नाम का पूरा गांव दान में दे दिया था। पूरा गांव? जी, एक पूरा गांव दान में देना किसी छोटे मोटे सरदार के बस की बात नहीं। ये राज्य की संपन्नता और राजा की उदारता दोनों को दिखाता है। और उनका साम्राज्य कहां तक फैला था? उनका साम्राज्य उत्तर में तिब्बत की सीमा से लेकर दक्षिण में आज के बरेली के पास रोहेलखंड तक था। इसे संभालने के लिए असली ताकत चाहिए थी। ठीक है, तो मान लिया कि वे वाकई शक्तिशाली थे, पर इतने बड़े और मुश्किल पहाड़ी इलाके पर उन्होंने राज कैसे किया? उनका सिस्टम क्या था? उनका राजकाज चलाने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ और आज के सिस्टम जैसा था। उन्होंने एक बहुत ही संगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। मतलब हर काम के लिए खास अधिकारी? बिल्कुल। जैसे प्रांतों की देखरेख के लिए प्रांतपाल यानी गवर्नर होता था, लेकिन कुछ पद ऐसे थे जो सिर्फ एक पहाड़ी साम्राज्य में ही हो सकते हैं। एक पद था घट्टपाल। घट्टपाल? इसका क्या काम था? ये पहाड़ी दर्रों का रक्षक होता था। अच्छा। सोचिए, एक पहाड़ी राज्य के लिए व्यापार और सुरक्षा दोनों ही लिहाज से दर्रे कितने अहम होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करना दिखाता है कि वे अपनी भूगोल को कितनी अच्छी तरह समझते थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब उनका प्रशासन सिर्फ कागजी नहीं था, उन्होंने अपनी ज्योग्राफी, पहाड़ी दर्रों और नदियों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बनाया था। सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि वे सिर्फ मैदानों की नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक असल पहाड़ी साम्राज्य बना रहे थे। एकदम। एक और ऐसा ही अधिकारी था नरपति, जो नदियों के घाटों पर आवागमन और कर वसूली का इंतजाम देखता था। मतलब नदियां उनके लिए सिर्फ सीमाई नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी थी। जी। फिर जमीन की नाप जोख के लिए क्षेत्रपाल होता था, जिससे टैक्स वसूलने का सिस्टम ठीक से चल सके। ये सब एक बहुत एडवांस सिस्टम की निशानियां हैं। और उनके राजकाज की भाषा क्या थी? राजकाज की भाषा तो संस्कृत और पाली थी, लेकिन ये तय है कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा अलग थी। इससे समाज की एक झलक मिलती है। हाँ,
जहां एक शिक्षित राज करने वाला वर्ग था और एक आम जनता। और उनकी धार्मिक मान्यताएं? आपने मंदिर को गांव दान देने की बात की थी। जी, धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनके इष्टदेव कार्तिकेय थे, जिनके नाम पर ही राजधानी का नाम था। वे मुख्य रूप से शैव धर्म को मानते थे। और इसका असर आज भी दिखता है ना? बिल्कुल। कुमाऊं में आज भी कई लोग कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानते हैं। जागेश्वर का प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर और बसंती मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनवाए थे। उनकी वास्तुकला आज भी उत्तराखंड की शान है। और उनकी सेना? उनकी सैन्य ताकत भी जबरदस्त थी। हमें उनके अधिकारियों की सूची में एक पद मिलता है, हस्त्यशोष्ट्रिबलाध्यक्ष। ये तो जुबान तोड़ने वाला नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाथी, घोड़े और ऊंट की सेना का प्रमुख। एक मिनट, ऊंट? पहाड़ों में ऊंट? यही तो बात है। एक पहाड़ी राज्य ऊंटों की सेना क्यों रखेगा? इसलिए क्योंकि उनका साम्राज्य सिर्फ पहाड़ों तक नहीं, बल्कि दक्षिण में रोहिलखंड के मैदानी इलाकों तक फैला था। अच्छा, तो मतलब उनके पास एक ऐसी सेना थी जो पहाड़ और मैदान दोनों जगह लड़ने में माहिर थी। बिल्कुल। तो हमने सम्राट अशोक के अहिंसा के पैगाम वाले एक शिलालेख से शुरुआत की, फिर कुनिंदों के सिक्कों पर हिरण और देवी को देखा, नागों के त्रिशूल से उनके राजाओं को जाना, और फिर अराजकता के दौर से निकलकर कत्यूरियों के एक विशाल और संगठित साम्राज्य तक का सफर तय किया। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरे युग की तस्वीर जिंदा हो जाती है। सही कहा। पत्थर, धातु और तांबे की ये बेजान चीजें बोलने लगते हैं और हमें एक ऐसे समय में ले जाती हैं जहां एक पहाड़ी राज्य सिर्फ अलग थलग नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता की मुख्य धारा का एक अहम और सक्रिय हिस्सा था। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? यही कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कभी भी भारत के बाकी हिस्सों से कटा हुआ नहीं रहा है। यह हमेशा मौर्यों से लेकर हर्षवर्धन तक और उसके बाद भी भारत के बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा रहा है। हाँ। ये पहाड़ कभी भी दीवारों की तरह अभेद नहीं रहे, बल्कि ये हमेशा से विचारों, व्यापार और सेनाओं के आने जाने का एक महत्वपूर्ण गलियारा थे। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये इस पूरी चर्चा का सार है। पहाड़ों ने इन्हें एक अनोखी पहचान दी, लेकिन इन्हें बाकी दुनिया से कभी अलग नहीं किया। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो मन में गूंज रहा है। पूछिए। इन शिलालेखों, सिक्कों और ताम्रपत्रों में हमें राजाओं, उनकी लड़ाइयों, उनके भव्य नामों और उनके प्रशासन के बारे में तो बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन उस समय के आम आदमी का जीवन कैसा रहा होगा? वो किसान, वो कारीगर, वो सिपाही, उनकी रोजमर्रा की कहानियां, उनके सुख दुख, उनकी आस्थाएं, वो किन अनपढ़ पत्थरों या अनलिखी यादों में छुपी होंगी जिन्हें हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।